हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी। और 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के चैप्टर जो है, कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो पहले ही मिल चुका है। तो आगे जो हमें पढ़ना है वो आज पढ़ना है एक क्वेश्चन क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है एक 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि टी.एस. ग्रेवाल की बुक में पेज नंबर 5.21 पे। तो पेज नंबर है 5.21 और क्वेश्चन नंबर है 60। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। आपको जिसके पास किताब से पढ़ेंगे, जिनके पास किताब नहीं है उनको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 25,000। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। उसने घर का कार बेच दिया, पर्सनल जो घर पे था उसको बेच के पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर। ठीक है। ही परचेज द बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर। उसने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा 1,00,000 रुपये देके। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से उधार माल खरीदा 50,000 रुपये का। उसने कार्टेज यानी भाड़ा दिया। भाड़ा कितने का दिया, 500 रुपये का। और ही सोल्ड टू श्याम। उसने श्याम को माल बेचा ऑन क्रेडिट। गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। 6,000 की लागत का माल उसने 9,000 में श्याम को बेच दिया। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। टेनेंट से रेंट रिसीव हुआ 1,000 रुपये। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट से मिला हमें 1,500 रुपये। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो किराएदार से 1,000 रुपये का किराया मिला है और 1,500 रुपये का सिक्योरिटी मिला है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी खरीद लिया आपने 100 रुपये दे के। इन्वेस्टेड इन शेयर्स। पर्सनल यूज के लिए आपने 1,000 रुपये का 50,000 रुपये का शेयर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, ड्राइंग से ही। फिर रिसीव इंटरेस्ट इन कैश। इंटरेस्ट आपको मिला कैश में। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000 नया कैपिटल डाला। गुड्स लॉस्ट बाय फायर यानी डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो है वो 500 रुपये का नुकसान हो गया है। तो मैं आपको ये सवाल कंप्लीट करवाऊंगा, ध्यान से देखिए। ये सवाल आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट में आप सबसे ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एक साइड आपका असेट्स का होगा और दूसरा साइड जो होगा वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का होगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का दूसरा साइड। चल, फॉर्मेट कैसे बनाना है देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। और यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। और फिर यहाँ असेट्स के कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर लिखा ट्रांजैक्शन, फिर यहाँ असेट्स के कॉलम स्टार्ट होंगे। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो कैश का। ठीक है, यहाँ लायबिलिटीज और कैपिटल के कॉलम आएंगे, पर कैपिटल में कोई कॉलम होता नहीं है, सिर्फ कैपिटल ही होता है। लायबिलिटीज में कॉलम आ सकते हैं दूसरे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो यदि सुनील बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं ट्रांजेक्शन जो है
वो अभी मैंने पहला वाला तो लिख दिया, पर आगे की ट्रांजेक्शन में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस बनता नहीं है। आपके पास जो स्क्रीन पे आ रहा है या फिर किताब में जो है वहाँ से भी ट्रांजेक्शन कॉपी कर सकते हैं। सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए सुनील के कैश में यानी बिजनेस के कैश में आ गया, और ये 1.5 लाख रुपए देने वाला मालिक है यानी सुनील ही ने दिया है, तो कैपिटल भी आएगा। लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा, इस पहले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। दूसरे ट्रांजेक्शन की यदि बात करें तो दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है कि ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने एक बैंक अकाउंट खोल लिया। तो सुनिए भाई मेरी बात, जब मालिक मेरे को आया, मैं अकाउंटेंट, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, अब मेरे को मालिक आके मुझे 1.5 लाख रुपए देता है, बोलता है ले भाई ये बिजनेस के 1.5 लाख रुपए। तो जो मैंने गल्ला बना रखा अपना कैश का, उस कैश वाले बिजनेस गल्ले में मैंने दिया 1.5 लाख रुपए। तो उस कैश वाले गल्ले में 1.5 लाख रुपए जमा हो गए। अब देने वाला कौन है? मालिक। तो मालिक का इस समय भी लिख दिया कि दिया है किसने? मालिक ने। ठीक। तो हर चीज़ के 2 ट्रांजेक्शन करने में डबल इफेक्ट। इसलिए एक जगह आपने कैश में लिखा है तो ये भी लिखना पड़ेगा देने वाला कौन है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें जमा करवा दिया 25,000 रुपये। ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक भी हमारे लिए एसेट्स ही होता है, बैंक असेट्स। अब बैंक में आपने 25,000 रुपये जमा करवा दिया, तो जाहिर सी बात है बैंक में मेरे पास पैसे बढ़ गए हैं 25,000 रुपये। पर ये 25,000 रुपये आए कहाँ से? सवाल ये है किसने दिए? कुछ नहीं कह रखा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो गल्ले में 1.5 लाख रुपए रखे थे उनमें से 25,000 रुपये निकाला है और उसको जाके बैंक में जमा करवाया है। तो यानी कि 1.5 लाख में से 25,000 रुपये कम हो जाएंगे। और कहीं कुछ नहीं होगा। फिर आपको यहाँ एक लाइन खींच के यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन असल में जोड़ होता है। जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं दो, इन दोनों ट्रांजेक्शन का जोड़। तो देखो भाई 1.5 लाख रुपए मेरे पास प्लस में था, 25,000 रुपये माइनस, माइनस ब्रैकेट साइन के लिए लगाया जाता है माइनस। अच्छा, तो यहाँ पे 1,25,000 रुपये बचा और ये बैंक में 25,000 रुपये बचा। इस साइड मेरे पास 1,50,000 रुपये अभी भी उतने का उतना है। आप चेक कीजिए दोनों साइड अभी भी बराबर है, 1,25 और 25, 1,50 और यहाँ पे भी है 1,50। अगला ट्रांजेक्शन जो है कि उसने अपना पर्सनल कार बेच दिया और उस पैसे को लेके आया बिजनेस के अंदर। तो भाई पैसे तो लेके आया ना मालिक फिर आया मेरे पास और मेरे को ला के 50,000 रुपये दे देता है। ठीक है, पर मेरे को नहीं दे रहा, और डायरेक्ट कहाँ जमा करवा रहा है? बैंक में। 50,000 रुपये डायरेक्ट हमारे बिजनेस के बैंक खाते में जमा करवा रहा है। तो ठीक, इतने से हमारा 50,000 से क्या बढ़ जाएगा? बैंक। अब हमने अपने कैश से नहीं लगाया ये 50,000 रुपये, जो कि जहाँ रखे हुए गले में थे उसमें से नहीं निकाला 50,000 रुपये। वो तो मालिक ने अपनी कार बेची और बैंक में जमा करवा दी। तो मेरे गले में पड़े हुए कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो पैसा है वो डायरेक्ट मालिक ने दिया है, तो इसका मतलब मालिक की लायबिलिटी हमारे लिए हमारी तरफ से और बढ़ गई है। लीजिए, फिर आप जोड़ेंगे, चेक करेंगे। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको जोड़ के चेक करना है कि कितने पैसे बन रहे हैं, दोनों साइड बराबर है या नहीं। लीजिए, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपए और ये भी हो गया 2 लाख रुपए। अगला ट्रांजेक्शन जो है वो कहता है कि ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख रुपीज। तो उसने एक बिल्डिंग खरीदा है और फर्नीचर भी खरीदा है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग और फर्नीचर का कॉलम भी बनेगा। क्यों हर चीज़ का कॉलम बनेगा? नहीं भाई, एसेट्स के कॉलम बनते रहेंगे। जहाँ जहाँ एसेट्स हम खरीदेंगे या नया एसेट्स आएगा तो एसेट्स के कॉलम बनते रहे। तो आपने बिल्डिंग और फर्नीचर कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपए का। अब ये 1 लाख रुपए कहाँ से आए हैं? ये क्या ये मालिक लेके आया है फिर से? नहीं, जो आपके पास गन्ने में पड़े हुए 1 लाख रुपए उनमें से आपने यूज किया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आपके कैश से घट गया और बिल्डिंग और फर्नीचर में जुड़ गया, बाकी जगह कुछ भी। लीजिए, फिर आप जोड़ के चेक करेंगे
कि हमारा न्यू इक्वेशन कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ तो बचा आपके पास 25,000 रुपये, यहाँ 75,000 रुपये, बिल्डिंग में 1,00,000 रुपये और यहाँ पे 2,00,000 रुपये। भाई साहब अभी भी दोनों साइड बराबर है, 25, 75, 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000। इधर भी हमारे पास है 2,00,000। अगर अगला जो है वो कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से हमने उधार माल खरीदा है। लीजिए चौथी एंट्री। तो जब राम से आप उधार माल खरीदेंगे तो एक और कॉलम बनेगा, किसका? माल का। माल को हम गुड्स कह सकते हैं क्या? लिख सकते हो, पर स्टॉक लिखो, ज़्यादा बढ़िया है। तो हम यहाँ पे माल कितने खरीदा भाई? हमने माल खरीदा हमने 50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये का माल खरीदा, पर पैसे नहीं दिए हैं, उधार ही खरीदा है। क्रेडिट का मतलब उधार। जब पैसे नहीं दिए, उधार ही खरीदा, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। और लायबिलिटी में क्या करेंगे? हम एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम का नाम देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कितना जोड़ देंगे? 50 में, बाकी जगह कुछ। लीजिए, अब आपने न्यू इक्वेशन फिर से बनाना है, तो ये बनेगा आपका 25,000, 75,000, 1,00,000, 50,000 और 2,00,000 और 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है ही परचेज गुड्स फ्रॉम, ये तो कर दिया हमने ना, 1, 2, 3 गिनती गलत हो गई, ये 4 है, ये 5 है। अब आएगा 6 नंबर। तो 6 नंबर पॉइंट कहता है कि ही पेड कार्टेज, भाड़ा दिया उसने। भाड़ा कितना दिया? भाड़ा 500 रुपये। भाड़ा मतलब सामान लाने के लिए या ले जाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो भाड़ा है, कार्टेज। ठीक है, तो हमने कार्टेज दिया है। सुनिए, कोई पूरा का पूरा गाड़ी खरीद नहीं लिया, हमने क्या किया? उसकी सर्विसेज यूज की। तो हमारे पास तो कुछ नहीं आया। कोई असेट्स आया क्या? नहीं आया। ठीक है, तो जब कोई असेट्स नहीं आया, आपने पैसे दिए और सर्विसेज यूज किया, इसमें कोई असेट्स नहीं आया, तो असेट्स का कॉलम तो नहीं बनेगा। पर पैसे जा रहे हैं, कितने जा रहा है? 500 रुपये। 500 रुपये जब जा रहा है आपका, तो कैसे घटा दीजिए, पर आपके पास आया कुछ नहीं, तो वो एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कैपिटल से। किसी भी प्रकार का एक्सपेंस माइनस कर दिया जाएगा कैपिटल से। फिर आता है न्यू इक्वेशन। यहाँ पे बचा आपके पास 24,500 रुपये, ये 75,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये, ये 50,000 रुपये और यहाँ पे 1,99,500 रुपये और इधर है 50,000। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ यदि हम बढ़े तो अगला कहता है कि ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। हमने श्याम नाम के एक व्यक्ति को उधार माल बेचा है जिसकी लागत 6,000 रुपये थी, पर बेच दिया 9,000 रुपये में। तो एक कॉलम मुझे और बनाना पड़ेगा। ये कॉलम बड़े सारे बन रहे हैं, सुनिए मेरी बात, समझिए। हमने 6,000 रुपये का माल बेच दिया। ठीक है भाई, 6,000 का माल बेच दिया, तो माल में से 6,000 रुपये घट गए। पैसे जो आने थे ना 9,000 रुपये नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? उधार। तो आपको आज न कल मिलेंगे ना, आपके लिए तो फेवरेबल है। तो फिर एक डेटर का कॉलम बनाइए और जितना पैसा आपको मिलने वाला है वहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश नहीं मिला है, बैंक में भी नहीं मिला। जब कैश नहीं मिला, बैंक में भी नहीं मिला, तो वो मिलेगा, आज न कल मिलेगा। तो डेटर नाम का एक कॉलम खोल के वहाँ आप डाल दीजिए। 3,000 का फ़ायदा हो गया है। 6,000 की चीज़ 9,000 में बेचिए, 3,000 का फ़ायदा हो गया है। तो 3,000 का जो फ़ायदा हुआ है वो आप ऐड कर देंगे किसमें? कैपिटल में। क्योंकि किसी प्रकार का इनकम हो या फिर गेन हो, वो प्लस कर दिए जाएंगे कैपिटल में। या फिर किसी प्रकार का लॉस हो या फिर एक्सपेंस हो, वो माइनस कर दिया जाएगा कैपिटल को। ठीक है, आई बात समझ में?
लीजिए। Well, I applied judiciously making it. And the night they fall, you all flying out. ये बचा मेरे पास 24,500, ये 75,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये, ये 44,000 रुपये, ये 9,000 रुपये, इधर बचेगा 1,00,000, कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 1 10, 2,02,500 और ये आएगा 5,000 50,000। तो हम 7 पॉइंट्स कर चुके हैं भाई साहब, 7 पॉइंट्स। 8वां पॉइंट क्या कहता है? रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। तो टेनेंट से जो रेंट मिला है वो हमारे लिए क्या है? इनकम। चलिए, तो इनकम है, पैसा आया, जोड़ दिया कहाँ पे? कैपिटल में, सॉरी कैश में। और ये हमारे लिए कमाई है, तो कैपिटल भी इससे बढ़ेगा। तो दोनों चीजें हुई, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। लीजिए, फिर क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन। 25,500, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 44,000 रुपये, 9,000 रुपये और 2,03,500 रुपये और यहाँ 50,000 रुपये क्रेडिट में चल रहा है। अब आगे का हिस्सा बताओ भाई, इस बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा आगे का हिस्सा? हाँ जी। तो यहाँ से नीचे जो है वो बोर्ड पे नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैंने ऊपर किया है। अब ये वाला न्यू इक्वेशन मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ ताकि कन्वीनियंस आपको हो और समझ में सारी चीज़ें आए। न्यू इक्वेशन, कैश में है 25,500, बैंक में है 75,000 यानी 75,000 रुपये, बिल्डिंग में है 1,00,000 रुपये, स्टॉक में है 44,000 रुपये और डेटर्स में है 9,000 रुपये। इधर आइए, कैपिटल में है 2,03,500 रुपये और क्रेडिटर में है 50,000 रुपये। ठीक है, तो मैं कहाँ तक करवा चुका हूँ? मैं करवा चुका हूँ पॉइंट नंबर 8 तक। मुझे करवाना है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि आपने सिक्योरिटी लिया। किसका? किराएदारों से सिक्योरिटी लिया। तो सुन लीजिए सिक्योरिटी क्या होता है। पहले तो जब आप किराए पे मकान लेने जाते हैं तो मकान मालिक आपसे कुछ पैसे किराए के अलावा एक्स्ट्रा मांगता है। पता नहीं हर जगह मांगते हैं, नहीं मांगते, छोटी मोटी जगह शायद नहीं भी मांगते। पर यदि कोई अच्छी लोकेलिटी है तो वहाँ पे किराए से के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, वो सिक्योरिटी के तौर पे मांगा जाता है। किस लिए? कि इन केस यदि किसी भी प्रकार का नुकसान मुझे टेनेंट्स की वजह से यानी किराएदार की वजह से होता है तो मैं उस सिक्योरिटी के पैसे से उसकी भरपाई कर पाऊँ। तो सिक्योरिटी का पैसा रिफंडेबल होता है जनरली। किराएदार ने जो पैसा दिया है सिक्योरिटी के तौर पे वो किराया नहीं है। तो क्यों दिया है? कि यदि किराएदार की तरफ से कोई नुकसान हो तो उस सिक्योरिटी से काट लेना, वो किराया नहीं है। यदि किराएदार मिल नहीं रहा, भाग गया, 2 महीने का किराया लेके भाग गया, ठीक है, 1 महीने का किराया लेके भाग गया, तो उसकी सिक्योरिटी से वो पैसा काटा जा सकता। तो जनरली 2 महीने 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है उनसे सिक्योरिटी के तौर पे। जब किराएदार खाली करके जाता है तो वो सिक्योरिटी के पैसे लौटा दिए जाते। आप सुनिए मेरी बात। यदि किराएदार ने मुझे, मैं टेनेंट, मैं लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, अब किराएदार ने जो है मुझे सिक्योरिटी के पैसे दिए, तो सिक्योरिटी मुझे वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो इसका मतलब जब तक वो सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी हुई है तब तक मेरे लिए कर्जा है, मेरी लायबिलिटी है।
वो मेरी कमाई नहीं है। तो 1500 रुपये जो मिले हैं वो कमाई नहीं है, पर कैश तो है, तो कैश में जोड़ दीजिए। अब ये 1500 रुपये आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लाइबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। बाकी जगह कुछ नहीं। तो कैश बढ़ गया और लाइबिलिटी बढ़ गई। इसे कहेंगे आप जोड़ के हम न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन यदि 25,500 में जोड़ते हो आप, तो ये बन जाता है 27,000 रुपये। ये 75,000 1,00,000 रुपये, 44,000 रुपये, 9,000 रुपये, 2,03,500 रुपये, 50,000 रुपये और 1,500 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 10, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी जो है वो कोई असेट्स नहीं। पेन खरीद लाए, कॉपियाँ खरीद लाए, तो उसके कॉलम नहीं बनाएंगे। एक पेन का बनाओ, एक कॉपी का बनाओ, फिर एक पेंसिल का बनाओ, फिर एक रबर का बनाओ। तो ये भाई असेट्स नहीं है, इसलिए इनको असेट्स ही नहीं मानते। छोटे मोटे खर्चे होते हैं इसलिए असेट्स नहीं मानते। ठीक है, तो फिर से खर्चा मान लीजिए आप, कैश में से माइनस कर दीजिए और कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे हम 100 रुपये का स्टेशनरी का खर्चा है, तो 100 रुपये यहाँ से माइनस कर दीजिए और 100 ही रुपये आप कैपिटल में से भी माइनस कर दीजिए। बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बचा 26,900 रुपये। ये 75,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये, ये 44,000 रुपये और ये 9,000, ये 2,03,400, ये 50,000 रुपये और ये 1500। तो 10th पॉइंट के बाद अगला पॉइंट है 11th पॉइंट में क्या है? 11th पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने शेयर खरीदे, तो फिर इसे ड्राइंग करेंगे। जब भी आप पर्सनल नाम से कुछ खरीदते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है, या पर्सनल नाम से कुछ भी यूज करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। 50,000 रुपये का आपने शेयर खरीद लिया, और शेयर जो खरीदा है वो शेयर खरीदा कहाँ से होगा? आपने कैश से खरीदा होगा या बैंक से खरीदा होगा? कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा। अब सवाल ये कि कैश में तो 50,000 रुपये ही नहीं है, कैश में तो 26,900 रुपये टोटल है, तो कैश से कैसे खरीदे? बैंक से खरीदा। 50,000 रुपये बैंक से जाएगा और बाकी जगह कुछ नहीं, क्योंकि ये पर्सनल है, तो 50,000 रुपये कैपिटल से माइनस, बाकी और किसी जगह कुछ। न्यू इक्वेशन में आगे क्या है? आगे मेरे पास 26,900 बच गया। ये बच गया 25,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये, ये 44,000 रुपये, ये 9,000 रुपये, ये 1,53,400 और ये 50,000 और ये 1500। तो मैंने अब 3 एंट्रियाँ मार्की है। जो है 12th नंबर एंट्री, वो रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। हमें कहीं से ब्याज मिला है 200 रुपये, वो कैश में मिला, तो कैश में जोड़ दीजिए 200 रुपये। ब्याज बिजनेस के लिए कमाई है, इसके बदले कुछ जा आ नहीं रहा है, तो 200 रुपये कैपिटल में जोड़ दीजिए, क्योंकि कमाई का हिस्सा किसको जाएगा? कैपिटल में। ऊपर मैंने लिख दिया है। फिर क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन 27,100, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये,
44,000 रुपये, 9,000 रुपया, और ये 1,53,600 रुपये, 50,000 रुपये, 1500। उसके बाद अगला हिस्सा है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, और कैपिटल लगाया गया। तो जब और कैपिटल लगाओगे तो फिर से कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, बाकी किसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए न्यू इक्वेशन। तो भाई 7, 5, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 52,100, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 44,000 रुपये, 9,000 रुपये, उसके बाद 5, 3, 8, 5, 2, 7, 1, 600, 1,78,600 रुपये, और 50,000 रुपये, और 1,500 रुपये। अगला है आपके पास 14th एंट्री। 14th एंट्री जो है वो आखिरी एंट्री है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो लॉस है, और जला क्या है, माल जला है, तो माल में से माइनस कर दीजिए, और इसके बदले और कुछ तो गया नहीं है, नुकसान तो हो गया मेरा माल का बस। तो इस नुकसान को आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, बाकी किसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बचा 52,100, यहाँ 25,000 रुपये, यहाँ 1,00,000 रुपये, यहाँ 43,500 रुपये, यहाँ 9,000 रुपये, यहाँ 1,78,100 रुपये, यहाँ 50,000 रुपये, और यहाँ 1,500। तो इस प्रकार आपका सवाल हुआ खत्म, और अब इसे आप टोटल करके देख लीजिए कि असेट साइड का टोटल कितना है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का कितना है। तो असेट साइड का यदि मैं टोटल करूं तो 1 सेकेंड, वो टोटल कर रहा हूं मैं, आप भी करिए मेरे साथ। 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 43,500 प्लस 9,000, 2,29,600। असेट साइड का टोटल। हाँ, इधर जोड़िए 1,78,100 प्लस 50,000 रुपये प्लस 1,500, 2,29,600। तो दोनों साइड आपका बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही किया है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है जो सवाल है वो काफ़ी हद तक सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। बड़ा सवाल था, इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें थी वो दे रखी थी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो लाइन या क्वेश्चन या फिर कोई पॉइंट जो है वो लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ठीक है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।